हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस सेशन में हम आपके साथ बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, हाउ टू रीड एमएसएन। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को किस तरह पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए कि कंप्लीट 100% लर्न हो जाए, राइट। इसके अलावा इस सेशन में हम बात करेंगे कि ये जो एमएसएन है, ये बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या नर्सिंग के कौन से कोर्सेज है, उसमें किस ईयर में या सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा इस सब्जेक्ट का यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हमारे जो रिक्रूटमेंट संबंधित जो एग्जाम होते हैं, है ना, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसके अंदर इस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, यानी इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और इस सब्जेक्ट को कैसे हम इजी वे में पढ़ें उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस सब्जेक्ट के अंदर और कौन कौन से सब्जेक्ट है वो इंक्लूड है, इस बारे में भी बात करेंगे। और इस सब्जेक्ट के लिए आवश्यक कौन सी जो बुक्स है वो हमें रेफर करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम इस क्लास के अंतिम पायदान में बात करेंगे। ठीक है, तो करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। आप सभी को नमस्कार। तो देखिए, हाउ टू रीड एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग है वो हमें नर्सिंग कोर्सेज में कब पढ़ने को मिलता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिए सब्जेक्ट का नाम क्या है, एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, राइट। ये देखिए, अगर हम जो ओल्ड सिलेबस है ना, ओल्ड सिलेबस, उसमें ये सब्जेक्ट हमको कब मिलेगा, बीएससी नर्सिंग, मैं लिख रहा हूं नर्सिंग की जगह, कब मिलेगा, सेकेंड ईयर में, है ना। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हमें देखने को मिलता है ना, साथ में थर्ड ईयर में भी हमको ये देखने को मिलता है। ओके, ठीक है, ये तो ओल्ड सब्जेक्ट की बात हुई, ओल्ड सिलेबस की बात हुई। अगर हम न्यू सिलेबस की बात करें तो ये हमें बीएससी नर्सिंग, क्योंकि अभी सेमेस्टर वाइज है ना, तो सेमेस्टर जो थर्ड है, सेमेस्टर थर्ड, उसमें आपको ये सब्जेक्ट एमएसएन देखने को मिलता है, ठीक है ना। और अगर हम और नर्सिंग कोर्स की बात करें, जिसको हम जीएनएम कहते हैं, है ना, डिप्लोमा कोर्स, उसका जो सेकंड ईयर होता है, क्योंकि जीएनएम ईयर वाइज होती है ना, 3.5 ईयर की होती है, राइट। तो इसके सेकंड ईयर में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, राइट। तो ये तो रहा एमएसएन का। अब देखो एमएसएन है क्या, इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं कि एमएसएन क्या भला है ना। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएसएन क्या है। एमएसएन, या इसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ओके, एमएसएन बोलो या इसका फुल फॉर्म है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसका दूसरा नाम ये भी है, क्या, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। क्या है बच्चों, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये मोटे तौर पे देखिएगा ये है क्या, देखिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। नर्सिंग का मतलब हमें पता है, नर्सिंग का मतलब क्या है, देखिए इन तीन शब्दों को लिखते हैं हम, नर्सिंग, फिर मेडिकल, फिर सर्जिकल। देख लीजिए, यही तो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। नर्सिंग का मतलब क्या है, किसी को बीमारी के दौरान केयर प्रोवाइड करना,
है ना, डिजीज कंडीशन में देखभाल करना, केयर प्रोवाइड करना क्या कहलाता? नर्सिंग कहलाता। मेडिकल, अगर किसी व्यक्ति को अगर ये हेल्थ है, इसमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटी पैदा होगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। तो बीमारी के दौरान यानी डिजीज कंडीशन में व्यक्ति को क्या लेना होता है? ट्रीटमेंट लेना होता है। और ट्रीटमेंट के लिए क्या लेगा? मेडिसिन लेगा। क्या लेगा? मेडिसिन, या जिसको हम क्या कहते हैं? ड्रग। अगर कोई बीमारी मेडिसिन या ड्रग से ठीक नहीं होगी, हो सकती है कोई ऐसी बीमारी हो जिसके लिए सर्जरी की जरूरत हो, तो क्या करानी पड़ेगी? सर्जरी करवानी पड़ेगी, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। तो किसी अडल्ट व्यक्ति, किसकी बात हो रही है? देखो यहां बात क्या हो रही है? अडल्ट। अडल्ट का मतलब कितना? 18 ईयर से अबव लेकर कहां? रेस्ट होल ऑफ लाइफ, है ना। यानी 18 साल से उम्र से अधिक से जो व्यक्ति है ना, अडल्ट जिसको कहते हैं हम, उससे लेकर रेस्ट होल ऑफ लाइफ, कितनी भी उम्र हो, 60 साल 70 साल, है ना, उस व्यक्ति को जब कभी बीमारी हो जाती है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन के माध्यम से या ड्रग के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से जब उसको ठीक किया जाता है ना, तो उस दौरान जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहलाता है। वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहलाता है। बात किसकी हो रही है? अडल्ट की। ये ध्यान रखना। यानी 18 साल से जो 18 साल से कम उम्र क्या कहलाता है? जिस डॉक्टर के पास जाएंगे उसको पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो 18 साल से अधिक उम्र वाले जो पर्सन है, जब उनको किसी तरह की बीमारी हो जाती है तो उसको मेडिकली या सर्जिकली ट्रीटमेंट देने के दौरान जो हम नर्सिंग केयर करते हैं, उस नर्सिंग को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहा जाता है। ठीक है ना। 18 साल से कम वाला नर्सिंग केयर कहां से? अगर 18 साल से कम वाला अगर बीमार पड़ गया तो वो नर्सिंग केयर इस दौरान कहां से लेगा? वो लेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। उसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलेंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। हालांकि 65 जो ईयर है उससे अधिक उम्र से जो ओल्ड जो अडल्ट होते हैं, है ना, जो ओल्ड अडल्ट होते हैं, उनके लिए आजकल एक मेडिसिन की अलग ब्रांच है जिसको बोलते हैं क्या? जेरियाट्रिक्स बोलते हैं। जेरियाट्रिक्स मेडिसिन यानी मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच जो ओल्ड अडल्ट होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके बीमारी संबंधित क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसी ब्रांच को जेरियाट्रिक्स मेडिसिन कहते हैं। ठीक है ना। तो अपने ये 3 चीज ध्यान रखनी है। मैं बात करूं डेफिनेशन की, अगर मैं जो एमएसएन सब्जेक्ट है ना, एमएसएन, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए, यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग is a specialty of nursing that deals with nursing care of an adult who suffer from disease of any system, disease
of any system and are treated by administration of मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब ड्रग, मेडिसिन और थ्रू द सर्जिकल इंटरवेंशन और बोथ। ध्यान से देखिएगा क्या है एमएसएन, क्या है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज द स्पेशलिटी ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की एक स्पेशलिटी है दैट डील्स, जो बात करती है विद नर्सिंग केयर। किसकी नर्सिंग केयर? नर्सिंग केयर यानी नर्सिंग देखभाल, है ना, ऑफ एन अडल्ट। किसकी? अडल्ट की देखभाल। कौन सा अडल्ट? अडल्ट का मतलब 18 साल से जिसकी उम्र ज्यादा है, उसकी देखभाल, उससे नर्सिंग देखभाल की बात करती है। नर्सिंग की ऐसी ब्रांच है हु सफर फ्रॉम डिजीज, जो बीमारी से ग्रसित है, ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का। बॉडी के अंदर कितने सिस्टम होते हैं? 11 टोटली, मोटे तौर पे, है ना। तो 11 सिस्टम में किसी भी सिस्टम कोई बीमारी है, उससे वो सफर है, अडल्ट व्यक्ति है, उसकी नर्स, है ना, एनी सिस्टम एंड और आर ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, और वो जो डिजीज है उसको ट्रीट किया गया है, ठीक किया गया है, किससे? किससे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन और ड्रग, यानी दवाई देके, ड्रग देके, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दवाई देना, है ना, ऑफ मेडिसिन, या थ्रू द सर्जिकल इंटरवेंशन, या अगर वो मेडिसिन से ठीक नहीं हुई है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए अगर किसी सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कोई सर्जरी किसी की जरूरत पड़ी है ना, उस सर्जरी के माध्यम से, या बोथ, या सर्जरी और मेडिसिन यानी ड्रग और मेडिसिन दोनों की भी जरूरत पड़ी है, तो उस दौरान जो नर्सिंग केयर की जाती है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहलाता है। आ गया समझ में? तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या है कि नर्सिंग जो फील्ड है उसकी एक ऐसी स्पेशलिटी है जो स्पेशली बात करती है नर्सिंग केयर ऑफ अडल्ट ओनली, यानी अडल्ट है उसके नर्सिंग केयर की बात करती है। कौन सा अडल्ट? जिसको किसी भी सिस्टम की बीमारी हुई है और उसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, उसमें सर्जरी शामिल है, या वो दोनों शामिल है, ठीक है ना। उस दौरान जो भी नर्सिंग केयर की बात होती है वो जो सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट, वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा, या यूं कहूं मैं, ये जो एमएसएन है ना, एमएसएन involves the nursing care of an adult in disease condition, या अगर मैं यूं कहूं कि एमएसएन के अंदर शामिल क्या है? नर्सिंग केयर, किसका? अडल्ट का, है ना। कब? इन डिजीज कंडीशन, बीमारी की स्थिति में, बीमारियों की अवस्थाओं में जो नर्सिंग केयर है अडल्ट की, वो किस में शामिल है? वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर शामिल है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट है। तो जब भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात आएगी हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? कि किसका ट्रीटमेंट होगा? अडल्ट का होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जिसकी उम्र 18 से ज्यादा है। किसी भी सिस्टम की बीमारी होगी उसको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर शामिल किया जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को किस तरह पढ़ा जाए। ये तो मेडिकल सर्जिकल होता क्या है इसके बारे में बताएं, किस तरीके से पढ़ा जाए कि इजी वे में एक डिजीज कंडीशन को हम लर्न कर सके। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे सपोज दैट एक सिस्टम की बात करते हैं, जैसे सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है।
इसकी हम बीमारी की बात करें, जैसे सपोज दैट न्यूमोनिया हो गया, है ना, या फिर सीओपीडी हो गया, या अस्थमा हो गया, या ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है ना, या फिर टीबी हो गया, बहुत सारी बीमारियां हैं, है ना। तो इनको हम कैसे पढ़ें, यही तो। या फिर हम अलग अगर कोई और सिस्टम की बात करें, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, है ना, अपेंडिसाइटिस हो गया, है ना, या टाइफाइड फीवर, कैसे पढ़े इनको, ये मैं बता रहा हूं आपको, राइट। तो ध्यान से देखिए, इस डिजीज कंडीशन लोग के हम डिस्कस करते हैं, है ना। एक डिजीज कंडीशन लेते हैं, डिजीज कंडीशन क्या है, निमोनिया, राइट। निमोनिया क्या है, बेसिकली जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन है, लंग्स, उनकी जो पैरेन्काइमा होती है ना, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरल, फंगस, किसी कारण, उसको निमोनिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर हमको निमोनिया पढ़ना है तो हम किस तरीके, किस स्टेप में पढ़ें, इस चीज पे मैं बात कर रहा हूं, राइट। ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब भी हम डिजीज कंडीशन की हम बात करेंगे, राइट, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे उस डिजीज का क्या, इंट्रोडक्शन, क्या लिखेंगे, जैसे निमोनिया है, इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जब भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ब्रीफ, एक दो लाइन के अंदर। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, यानी ये क्या है। जैसे निमोनिया है, इट इज अ क्रोनिक और एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा, ये क्या होगी, ये डेफिनेशन होगी। यानी जो लंग्स पेरेन्काइमा है उसका एक्यूट और क्रोनिक जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, वो निमोनिया कहलाता है, ठीक है। ये होगी डेफिनेशन, ये लिखेंगे। फिर तीसरे पॉइंट हम लिखेंगे रिस्क फैक्टर, क्या लिखेंगे, रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, कि ऐसे कोई फैक्टर जो इस बीमारी को होने की रिस्क बढ़ा देते हैं, क्या, इस तरह के फैक्टर्स, है ना, इस तरह के कुछ फैक्टर्स जो क्या कर देते हैं, जो इंक्रीज कर देते हैं, किसकी रिस्क बढ़ा देते हैं, क्या, ये जो डिजीज है इसके होने की रिस्क बढ़ाते हैं, बीमारी के होने का, अगर वो फैक्टर प्रेजेंट होगा तो बीमारी होने के चांस बढ़ जाएंगे, उनको बोलते हैं रिस्क फैक्टर, ठीक है ना। ये चीज, जैसे निमोनिया की बात करें तो जैसे हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, तो वो तो हमारी भोजन वाली नली में जाता है, अगर बाई चांस पानी है वो श्वास वाली नली में चला गया तो उसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन। अब ये जो एस्पिरेशन है ये एक रिस्क फैक्टर हो गया इस निमोनिया का, यानी यानी पानी श्वास वाली नली में जब जाएगा तो उससे निमोनिया होने का चांस बढ़ गया, तो रेस्पिरेशन इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ निमोनिया। ओके, समझ आ गया, तो इसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर। तो अगर कोई रिस्क फैक्टर किसी बीमारी के है तो उनको हमें लिखना है। फिर नंबर फोर, नंबर फोर, फोर में क्या है, फोर में हम डिस्कस करेंगे उस बीमारी से संबंधित इटियोलॉजी, क्या डिस्कस करेंगे, इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी क्या होता है, इटियोलॉजी मतलब डिजीज के होने वाले परफेक्ट रीजन, कारण, है ना। तो स्टडी ऑफ कोजेज, कोजेज मतलब कारण, है ना, यानी इसमें लिखेंगे बीमारी होने का कारण क्या है, बैक्टीरियल है, वायरल है, या फंगस है, या फिर कोई दूसरा कारण है, राइट। उस कारण को हम है वो डिस्कस करेंगे, स्टडी ऑफ कोजेस, इटियोलॉजी, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी, इसके कारण क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे जो पॉइंट है नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5,
बीमारी की क्या पैथोफिजियोलॉजी। ध्यान रखना, देखो पहले याद रखना पैथो, फिर क्या फिजियो, फिर लास्ट लॉजी। तीन, इस शब्द को तीन भागों में तोड़ लीजिए आप, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है ना, ये नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे। अब देखो, जैसे मैं आपको बताऊं पैथोफिजियोलॉजी, देखो यहां से ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैथोफिजियो और लॉजी। देखो पैथो का मतलब क्या, पैथो का मतलब होता है डिजीज, फिजियो मीन्स क्या, फिजियो का मतलब फंक्शन, है ना, और इसका मतलब क्या, स्टडी। तो डिजीज कंडीशन में जो ऑर्गन है उसके फंक्शन का स्टडी करना क्या कहलाता है, पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। अब जब डिजीज कंडीशन होगी तो कोई भी जो ऑर्गन है वो जो नॉर्मल जो काम करता है वो तो करेगा नहीं, है ना। तो अब देखो डिजीज कंडीशन, यानी नॉर्मल जब कोई ऑर्गन है तो उसकी फंक्शन क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे, है ना। तो उसको बोलेंगे, यानी डिजीज कंडीशन में किसी भी ऑर्गन के फंक्शनल चेंजेस क्या हुए, है ना, फंक्शनल क्या चेंजेस हुए हैं उनकी स्टडी करना पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे आप ध्यान से सुनिए, जैसे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट क्या, अनाटॉमी, और साथ में सब्जेक्ट क्या था, फिजियोलॉजी। अब देखिए, व्यक्ति जब हेल्दी स्टेट में होता है, कब, जब हेल्दी स्टेट में होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, व्यक्ति जब हेल्दी स्टेट में होता है, हेल्दी स्टेट में, तो उस बॉडी के ऑर्गन की, जो ऑर्गन की नॉर्मल, है ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर, है ना, उस नॉर्मल स्ट्रक्चर और फिर नॉर्मल फंक्शन। अब देखिए क्या, हेल्दी स्टेट में बॉडी के नॉर्मल, बॉडी के ऑर्गन की नॉर्मल स्ट्रक्चर स्टडी करना क्या कहलाता है, अनाटॉमी कहलाता है। आप जानते हैं हेल्दी स्टेट में बॉडी के ऑर्गन की, है ना, बॉडी ऑर्गन के नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्टडी अनाटॉमी कहलाती है। और हेल्दी स्टेट में बॉडी के ऑर्गन की नॉर्मल जो फंक्शन है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। मैं नॉर्मल, ये सब ध्यान रखना, नॉर्मल, राइट। अब देखिए, जब क्या, जब डिजीज कंडीशन होती है ना, डिजीज कंडीशन यानी बीमारी की अवस्था होती है, डिजीज कंडीशन होती है, उस दौरान देखिए, ध्यान से सुनिएगा, उस दौरान देखिए, एक होता है पैथोलॉजी, है ना, और एक क्या, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है ना। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिए बच्चों, कि डिजीज कंडीशन में, डिजीज कंडीशन में जो बॉडी ऑर्गन है, क्या, जो बॉडी ऑर्गन है उसकी जो स्ट्रक्चर है ना, वो क्या हो जाती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। बॉडी ऑर्गन के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी करना क्या कहलाती है, पैथोलॉजी कहलाती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज कहीं नहीं मिलेगा। डिजीज कंडीशन में बॉडी ऑर्गन के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी पैथोलॉजी कहलाती है, ध्यान रखना। और डिजीज कंडीशन में जो बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन है उसके क्या, ध्यान से सुनिए,
उसके फंक्शनल चेंजेस। कौन से चेंजेस? फंक्शनल जो चेंजेस है ना, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। तो अभी हम पांचवा पॉइंट डिजीज कंडीशन में क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, डिजीज कंडीशन में बॉडी ऑर्गन की स्ट्रक्चरल चेंजेस पैथोलॉजी कहलाती है ना। इसके लिए आवश्यक क्या? एक जीवित व्यक्ति के अंदर से बॉडी का टुकड़ा लिया जाएगा जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, और उसकी जांच की जाएगी कि भाई क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा, है ना। और डिजीज कंडीशन में बॉडी ऑर्गन के फंक्शनल चेंजेस को पैथोफिजियोलॉजी कहा जाता है, जिसको हम डिजीज कंडीशन में पढ़ेंगे, है ना। तो ये पैथोफिजियोलॉजी, यानी जो डिजीज प्रोग्रेशन है उस दौरान, है ना, क्या फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं, उनकी स्टडी करना। क्या फंक्शनल चेंज आ रहे हैं, उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके लिए मैंने आपको ये दो पॉइंट बताए, है ना। डिजीज पैथोफिजियोलॉजी मैंने बताया कि मतलब क्या होता है, फिर मैंने ये बताया, फिर मैंने ये बताया। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं देखिएगा, इसकी मैंने बात करी डिजीज कंडीशन, है ना। अब देखिए, अगर मैं, जैसे हम डिजीज कंडीशन क्या देख रहे हैं, निमोनिया, है ना, निमोनिया देख रहे हैं। तो देखो, निमोनिया की अगर मैं पैथोफिजियो लिखनी चाहूं, क्या? पैथोफिजियोलॉजी किसकी? फिजियोलॉजी निमोनिया की। तो देखो, निमोनिया का कोई कारण होगा, है ना। जैसे निमोनिया कारण है बैक्टीरिया, है ना, या वायरल, जो भी। तो क्या होगा? सबसे पहले होगा इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, लंग पैरेन्काइमा इन्फेक्शन होगा, ठीक है। अब इन्फेक्शन होगा ये किससे? कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ न कुछ कोई तो करेगा, उसे निमोनिया होगा। इन्फेक्शन ऑफ लंग्स हो गया। अब जब इन्फेक्शन होता है ना, तो नेक्स्ट स्टेप होता है क्या? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इनिशिएट होता है। कौन सा? बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स इनिशिएटेड, यानी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होते हैं बॉडी के, जो प्रोटेक्टिव कुछ रेस्पॉन्स होते हैं, वो उनका शुरुआत हो जाती है, इनिशिएशन हो जाता है, ठीक है। अब ये जब इन्फ्लेमेटरी हुए, तो इन्फ्लामेटरी जब होता है तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आती है। तो या तो निमोनिया हो रहा है, निमोनिया यानी जो लंग्स है उसकी जो एल्वुलाई है उसमें क्या हो गई? सूजन आ जाएगी। तो जो एल्वुलार है, एल्वियोलार, उसमें इडिमा हो जाएगा, और क्या? और वहां से एक्सुडेट, यानी एक सीरियस फ्लूइड है वो निकलना शुरू हो जाएगा, एक्सुडेट फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जब एल्वुलार एडिमा होगा, एक्सुडेट फ्लूइड होगा, तो क्या होगा? ये जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड फील्ड इन एल्वियोलार सैक्स, यानी जो लंग्स के अंदर जहां एयर एक्सचेंज होता है ना, वहां फ्लूइड भर जाएगा। अब देखो, जो लंग्स है, लंग्स की जो एल्वलाई है ना, वहां जहां गैस एक्सचेंज होता है, हम सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को लिया, वो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आएगी, और हम सांस छोड़ेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, है ना। एयर एक्सचेंज होता है। तो जब उस जगह जहां एयर एक्सचेंज हो रहा है वहां तो क्या भर गया? फ्लूइड भर गया, है ना। तो जो एयर से है वहां फ्लूइड या सॉलिड का कुछ जमा हो जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स, यानी लंग्स का क्या हो गया? कंसोलिडेशन हो जाएगा, वहां कंसोलिड कुछ जम गया, यानी कोई फ्लूइड आ गया या कोई सॉलिड जम गया लंग्स के अंदर जहां एयर एक्सचेंज होती है उस जगह। अब लंग्स का काम क्या था? ब्रीदिंग करना। तो जब ये फ्लूइड वहां आ गया तो एयर एक्सचेंज नहीं होगा, तो क्या होगा? ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगी? डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन
ब्रीदिंग, ये होगा। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं? डिस्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ। तो देखो फंक्शनल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो लंग्स थे, है ना, जो लंग्स है उसका काम तो क्या है? काम तो है ब्रीदिंग करवाना, है ना, ब्रीदिंग करवाना। अब जब निमोनिया हो गया तो इसका काम, जो पैथोफिजियोलॉजी यानी काम में क्या चेंजेस हुआ, है ना, तो ब्रीदिंग करवाना था, तो अब ये इन्फेक्शन हुआ, इसकी वजह से काम में चेंज हो गया, यानी डिफिकल्टी इन का ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी पैदा होगी। तो काम क्या हो गया? जो फंक्शन था वो एबनॉर्मल हो गया, फंक्शन में चेंजेज आ गया, उसको पैथोफिजियोलॉजी। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है निमोनिया की, सिंपल सी। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि पैथोफिजियोलॉजी, ये हमें हर बीमारी की अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि जो फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल फंक्शन, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है डिजीज कंडीशन में फिजियोलॉजिकल जो ऑल्ट्रेशन हुए हैं, है ना, जो चेंजेज हुए, उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ओके, ठीक है। ये तो पांचवा पॉइंट मैंने आपको डिटेल में बता दिया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ निमोनिया। अगर कोई निमोनिया के टाइप्स है ना, तो वो लिखेंगे, मतलब डिजीज कंडीशन के टाइप्स, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। 7 नंबर क्या लिखेंगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम शॉर्ट में C/M कहते हैं। यानी बीमारी की वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, बीमारी की वजह से क्या साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, उनको हम बोलेंगे क्या? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यानी निमोनिया हुआ तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फीवर आ गया, चेस्ट में टाइटनेस आ गया, है ना, कफ आ रहा है, राइट। तो ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, ये क्या है? साइन सिम्टम है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उनको बोलते हैं, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे क्या? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, है ना। यानी बीमारी का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक जो टेस्ट करवाए जाते हैं, है ना, आवश्यक जो टेस्ट कर, जैसे सपोज दैट एग्जांपल, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, राइट। या इमेजिंग, इमेजिंग का मतलब क्या? इमेजिंग मतलब एक्सरे, है ना, यूएसजी, सीटी स्कैन या एमआरआई, यानी जो भी आवश्यक टेस्ट करा जाएंगे एक बीमारी का पता लगाने के लिए, प्रॉब्लम क्या है उसका पता लगाने के लिए, वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बीमारी का मैनेजमेंट। क्या? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट आता है क्या? मेडिकल मैनेजमेंट। यानी उस बीमारी को मेडिसिन के माध्यम से ठीक कर देना, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट। अगर उससे ठीक नहीं हो तो अगर उसके लिए कोई ऑप्शन सर्जिकल मैनेजमेंट अवेलेबल है तो सर्जिकल मैनेजमेंट करना, राइट। फिर तीसरा नर्सिंग मैनेजमेंट, जो हमें हर बीमारी के लिए अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है ना, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे ऐसे कोई डिजीज कंडीशन एंड होगी, लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे। तो मैनेजमेंट पॉइंट लिखेंगे जिसमें फार्माकोलॉजिकल यानी मेडिकल मैनेजमेंट, यानी जिसमें कौन कौन सी मेडिसिन हम काम में ले रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक या नॉर्मल जो भी डिजीज कंडीशन की है वो। फिर सर्जरी का, अगर कोई सर्जरी का ऑप्शन है कोई बीमारी का तो जिसके लिए सर्जरी की, उस सर्जरी का मैनेजमेंट। और नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेट मतलब यहाँ ये हुआ कि इस बीमारी के दौरान जब आप मेडिसिन दे रहे हो, सर्जरी कर रहे हो, या सर्जरी से पहले, सर्जरी के बीच, सर्जरी के बाद में, है ना, जो भी नर्सिंग केयर है उस नर्सिंग केयर को नर्सिंग मैनेजमेंट के रूप में हम लिखेंगे, है ना। इसको मैं सेपरेट नर्सिंग
मैनेजमेंट कैसे करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस की एक क्लास के अंदर मैं आपको सेपरेट बताऊंगा, है ना। नर्सिंग प्रोसेस है वो कैसे लिखा जाता है, राइट। उससे आपको पूरा समझ आ जाएगा ना हमें नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसका क्लियर करना क्या है, राइट। तो ये तो इस तरह से एक डिजीज कंडीशन को हमें पढ़ना है। आगे बच्चों समझ में। तो देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कोई भी बीमारी उसका, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके रिस्क फैक्टर है तो लिखेंगे, फिर उसकी इटियोलॉजी लिखेंगे, है ना, फिर उसकी लिखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, है ना। ये पैथोफिजियो लिखने के बाद हम लिखेंगे अगर कोई बीमारी के प्रकार टाइप्स अवेलेबल है तो वो लिखेंगे। उसके बाद उस बीमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी क्या साइन सिम्टम है उसके, उनके बारे में लिखेंगे। फिर लिखेंगे डायग्नोस टेस्ट, उस बीमारी का पता लगाने के लिए क्या क्या टेस्ट किए जा रहे हैं। जो सपोज यहाँ निमोनिया पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ मलेरिया होता तो ब्लड टेस्ट, जो जो आवश्यक टेस्ट है वो लिखते, है ना। तो ये ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हर एक बीमारी के लिए अलग फिक्स टेस्ट है ना उनको। फिर उसके बाद लास्ट में क्या, मैनेजमेंट। ऐसे एक बीमारी के बारे में हमें लिखना होगा, ऐसे हमें बीमारी को पढ़ना। अब देखिए आप एक सिस्टम की बीमारी की बात करेंगे ना, एक सिस्टम की किस तरह से, अब देखिए आप ध्यान से देखिए कि ये कितना इजी है सब्जेक्ट। एक सिस्टम की बीमारी होगी तो उसका इंट्रोडक्शन, निमोनिया नॉर्मल जो भी कुछ है वो सेम होगा, डेफिनेशन थोड़ी चेंजेस हो सकती है एक दो लाइन की, बाकी रिस्क फैक्टर, इटियोलॉजी ये लगभग सेम होते हैं एक सिस्टम के। एक सिस्टम के जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बात कर रहे हैं तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी क्या होगी, लगभग सेम होगी, है ना। इटियोलॉजिकल फैक्टर अगर स्पेसिफिक है तो चेंज हो सकता है ना। अगर फिक्स बैक्टीरिया है, फिक्स वायरस है तो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। रिस्क फैक्टर कुछ कारण कुछ भी हो सकता है ना, रिस्क फैक्टर कुछ, तो डेफिनेशन चेंज होगी, ये सेम रहेगा, है ना, ये चेंज होगा। बाकी पैथोफिजियोलॉजी क्या चेंजेस आ रहे हैं, बाकी एक सिस्टम की जो बीमारी है उसके टाइप्स अलग हो सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लगभग सेम आएंगे एक सिस्टम के, मतलब मेरे कहने में मोटे मोटे कुछ फिक्स एक जो स्पेसिफिक डिजीज स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, बाकी एक सिस्टम के जो साइन सिम्टम है वो लगभग सेम होते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बिल्कुल सेम होते हैं, लगभग सेम, स्पेसिफिक हो सकता है एक दो, है ना। उसके अलावा मैनेजमेंट, है ना, लास्ट में मैनेजमेंट में मेडिकल कोई स्पेशल एक मेडिसिन एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, बाकी सारा सेम होगा, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट तो एक सिस्टम का पूरा सेम चलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो एक सिस्टम को बहुत ही कंसाइज में आप क्लियर इन 9 पॉइंटों के माध्यम से मेडिकल सर्जिकल को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं कि किस तरह से इस सब्जेक्ट के अंदर, अब देखो इस सब्जेक्ट को जब पढ़ेंगे हम, एमएसएन जब पढ़ेंगे तो आपको जो संबंधित हम डिजीज पढ़ रहे हैं ना, जो संबंधित डिजीज पढ़ रहे हैं, रिलेटेड डिजीज, उस ऑर्गन की, उस ऑर्गन की क्या आनी चाहिए आपको, अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आनी चाहिए, यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी उस ऑर्गन की पते होने, ठीक है ना। सपोज दैट आप डायबिटिक मेलाइटिस पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको पेंक्रियाज की अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे आपको ये डिजीज पढ़ने में इजी होगा। पहली बात तो ये, ठीक है ना। फिर देखिए यानी ये सब्जेक्ट आ गया। फिर अगर कोई बीमारी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है तो आपको थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, जो आप इसी सेमेस्टर 3 के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर डिजीज कंडीशन में किस तरह से न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, तो इसलिए आपने पहले की क्लासों में न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में आपने पूरा पढ़ रखा है, ठीक है ना। ये फिर जब किसी तरह की पेशेंट की कोई सर्जरी होगी तो उस दौरान किस तरह का केयर दिया जाता है ना। अगर पेशेंट को यूरिन की जो फोलिस कैथेटर लगा है ना, या आरटी ट्यूब डली है, आरटी फीडिंग ट्यूब डली है, या पेशेंट वेंटिलेटर पे है ना, तो ये सारी चीजें आपने, जैसे केयर ऑफ फोलिस, है ना, फोलिस की केयर कैसे की जाती है, ये सारा आपने कहाँ पढ़ा है, फंडा मेटल ऑफ नर्सिंग के अंदर पढ़ा है, तो आपको वो थोड़ा पता होना चाहिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। नहीं होगा तो हम यहाँ पढ़ेंगे वैसे, है ना। तो बेसिक इन चीजों का नॉलेज आपको होना जरूरी है, नहीं होगा तो हम बताएंगे, है ना। लेकिन अगर थोड़ा इसका पहले नॉलेज होगा तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इजी है,
बहुत ही इजी है और विद लॉजिक है। सपोज दैट किसी ऑपरेशन के बाद किसी पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, तो उसका लॉजिक होगा। क्या होगा? लॉजिक होगा। बिना लॉजिक यहां काम कुछ होगा नहीं। ठीक है ना? ये तो चीज। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई जो आपके नॉरसेट जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर जो ये एमएसएन सब्जेक्ट कम से कम 20 से 30 जो क्वेश्चंस है ना, वो पूछे जाते हैं इस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। 20 से 30 क्वेश्चन। ठीक है ना? यानी मिक्स करके आपको हर सब्जेक्ट क्वेश्चन यहाँ मेडिकल सर्जिकल से मिल जाएगा। राइट? ठीक है। अगर अगर आप एमएसएन ढंग से पढ़ते हैं तो आपके जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है ना, वो इजी वे में क्लियर हो जाएगी। साथ में फार्मेकोलॉजी ये क्लियर हो जाएगा, साथ में आपके पैथोलॉजी ये सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? ये चीज तो ये नॉरसेट के अंदर इस एमएसएन का इतना वेटेज है, यानी 20 to 30 क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो अब से तैयार करिए। जब 4 साल बाद जाके पढ़ोगे तो अब से ही पढ़िएगा ना, है ना? फिर देखिएगा। आपको मैं बुक्स की बात करूं इसके लिए, क्या बुक्स, तो देखिए बुक्स फॉर एमएसएन, है ना? तो बुक्स के देखिए देखिए सबसे बढ़िया बुक तो है बर्नर्स, उसके बाद बीटी बसवंत थप्पा, फिर लेविस, ये बुक्स है। और वैसे अपने जो नोट्स है वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होंगे, ये इस बात का ध्यान रखना, आप देख लेना, है ना? ब्रनर्स, बीटी बसवंत थप्पा, लेविस, इन बुक को रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत मेडिकल सर्जिकल बुक्स है वो अवेलेबल है, उनको भी आप पढ़ सकते हैं, है ना? ये मेरे हिसाब से ये द बेस्ट बुक है ना? लेकिन बहुत बड़ी बुक है और थोड़ी महंगी भी बुक है ना? तो आप क्या करें, आप तो जो विजय एजुकेशन है उस पर भरोसा करें। आपको हम मेडिकल सर्जिकल इतनी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, इतने बढ़िया लॉजिक के साथ पढ़ाएंगे कि आपको क्लास के अंदर ही डिजीज कंडीशन कंप्लीट याद हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये था आज का टोटल इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।